Yes, we were doing marginal costing. मार्जिनल कॉस्टिंग पेपर नंबर 8 में जितना भी पोर्शन है उसका अभी एक क्वेश्चन पेंडिंग है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखने से पहले आपको एक कंसेप्ट की नॉलेज रिक्वायर्ड है, दैट इज लिमिटिंग फैक्टर। क्या होता है लिमिटिंग फैक्टर? मैंने आपको क्या बताया था, व्हाट इज मार्जिनल कॉस्टिंग? मार्जिनल कॉस्टिंग करके क्या कर लेते हैं आप, क्यों करने की जरूरत पड़ी आपको इस तरीके से कॉस्टिंग की? टू टेक डिसीजंस, इट इज रिक्वायर्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। किस तरह के डिसीजन ले रहे थे आप कि जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी में से कोई बनाना है, तो उसमें से हम कौन सा बना रहे थे जिसका पीवी रेशियो ज्यादा आ रहा था, या फिर फिक्स कॉस्ट कम थी। ठीक है, अब सपोज कीजिए प्रोडक्ट ए, बी और सी तीनों थे आपके पास में चॉइस, एंड यू हैव सिलेक्टेड प्रोडक्ट बी बिकॉज इसका आपको लगा कि पीवी रेशियो हायर है। अब जब आपने मार्केट में डिमांड देखी तो बी की डिमांड थी 10,000 यूनिट्स। बनाना चाहोगे 10,000 यूनिट्स, आप बनाना चाहोगे क्योंकि डिमांड है तो आप पूरी करना चाहोगे। पर एक तरफ जब आप अपने रॉ मटेरियल वाले गोडाउन में देखे तो आपको पता चला कि आपके पास में सफिशिएंट रॉ मटेरियल अवेलेबल ही नहीं। आपके पास केवल उतना रॉ मटेरियल है कि 5,000 यूनिट्स बन जाए बी की। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे लिमिटेड क्या है, रॉ मटेरियल। सो व्हाट इज लिमिटिंग फैक्टर हेयर, रॉ मटेरियल। अब आपको डिसीजन लेते वक्त ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि भाई इन तीनों में से कौन सा बनाना है, वो चूज करते वक्त ध्यान में ये भी रखना है कि लिमिटेड फैक्टर है आपके पास में रॉ मटेरियल, उस हिसाब से एक बेस्ट कॉम्बिनेशन निकालो कि कंपनी को सबसे ज्यादा प्रॉफिट। यही चाहेंगे आप बीइंग अ बिजनेसमैन। इसी तरीके से और क्या ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो लिमिटिंग फैक्टर हो? सपोज कीजिए आप इन तीनों प्रोडक्ट्स को बनाने में मशीन का यूज करने वाले, ठीक है, और आपके पास में मशीन आवर्स लिमिटेड है, देन आपके पास में टोटल चलाने के लिए मशीन के 100 ही घंटे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा बनाए और किसको छोड़े। कोई भी चीज लिमिटेड होती है ना, चॉइस तभी अराइज होती है। चॉइस या चूज करने की नौबत कब आएगी, जब आपके पास में लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे। तो लिमिटिंग फैक्टर के केस में आप डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे? आज तक की डिसीजन मेकिंग मैंने आपको रिपीट कर दी। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करके कंट्रीब्यूशन आता था, फिर आप पीवी रेशो निकालते थे, फिर आप डिसाइड करते थे कि कौन सा प्रोडक्ट बनाना है। पर अब से जब आपको लिमिटिंग फैक्टर का क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के साथ साथ एक और चीज निकालेंगे, क्या? कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। जैसे अगर रॉ मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर है तो क्या होगा, कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल निकाल लेंगे। ठीक है, मशीन आर अगर लिमिटिंग फैक्टर है तो कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर निकाल लेंगे, और फिर उसके बाद कंपैरिजन करेंगे कि हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना है और किसको छोड़ना है। बाकी ज्यादा चीजें आपको इलस्ट्रेशन नंबर 11 से समझ में आ जाएगी। चलिए रीड करते हैं। सेल्स इज प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी में से चूज करना है, सेल्स 100 120, मटेरियल का कंजम्पशन दिस, मटेरियल की कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मशीन आर यूज्ड, ओवरहेड्स दे रखे हैं फिक्स्ड और वेरिएबल, और डायरेक्ट वेजेस पर आर दे रखा है। क्या करना है हमें, कमेंट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट व्हेन। आपको प्रॉफिटेबिलिटी पे कमेंट करना है, तो कमेंट करने से पहले प्रॉफिट होना भी तो चाहिए, राइट? तो आप एक काम कीजिए, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी का नॉर्मल केस में आप जिस तरीके से मार्जिनल कॉस्ट शीट बनाते थे वो बना लो। ठीक है, क्या करोगे, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी की आज तक जो आप मार्जिनल कॉस्ट शीट बना रहे थे ना, कैसे? सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा, पीवी रेशियो आएगा, इतना तो बना ही लो। फिर हम कमेंट वाला काम करेंगे। देखो, सेल्स इज 100 एंड 120 लेस वेरिएबल कॉस्ट। ए की वेरिएबल कॉस्ट क्या क्या है, मटेरियल इज वेरिएबल, नो डाउट इन इट, वेजेस भी डायरेक्ट है तो ये भी वेरिएबल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब प्रोडक्शन होगा तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, यानी ये भी वेरिएबल है। उसके अलावा ओवरहेड एक्सपेंसेस वेरिएबल है आपके पास में 15 रुपए। जिस तरह ए का लिखा वैसे ही बी का लिख दीजिए।
ये आपने लिख दिया सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट एंड यू गेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कैलकुलेट कीजिए और बताइए। पहले का 55 और दूसरे का 69। देन कैलकुलेट पीवी रेशो। इसका तो 55% सीधा ही आ जाएगा और दूसरे का आ रहा है आपका 57.5%। यहां तक सिंपल है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला कि जब भी कोई फैक्टर लिमिट में होता है तो आप क्या करते हैं, उसका कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर निकालेंगे। पर अब देखते हैं क्या चीज लिमिट में। पहला पॉइंट कह रहा है सेल्स पोटेंशियल इन यूनिट इज लिमिटेड। लिमिटेड यानी आप ना सेल इससे ज्यादा कर नहीं पाओगे। जैसे मान लीजिए आपका मार्केट ही इतना है कि आप ए का 10,000 यूनिट ही सेल कर पाओगे। तो जैसे ही मैंने 10,000 मेंशन किया यानी उससे ऊपर मैं कर ही नहीं पाऊंगी, यानी वो एक लिमिट है। क्या चीज की लिमिट है कि आप इतने से ज्यादा यूनिट सेल नहीं कर पाओगे। तो आप क्या चाहोगे कि भाई यूनिट है ना, ज्यादा से ज्यादा, हर यूनिट ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे दे और हमारा काम हो जाए। तो जिस प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ज्यादा है हमें वही बनाना चाहिए और वही बेचना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि दोनों की सेल्स इन यूनिट है लिमिटेड। अब हम किसको चूज करेंगे, जो हमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन देगा, हमारे लिए विनर वही है। देखो आज तक आप प्रॉफिट में कंपैरिजन कर रहे थे, मैंने आपको बोला है मार्जिनल कॉस्टिंग में हम कंपैरिजन करते हैं या तो पीवी रेशियो या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर यूनिट में बात हो रही है तो आप कंपैरिजन करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और अगर अमाउंट में बात होती कि दोनों में से कौन से अमाउंट में सेल ज्यादा करें या किस तरीके से करें, तब आप पीवी रेशो करते। यानी अगर आपके पास में ये होता कि आप 12 लाख की सेल कर सकते हो, ये लिमिट है, तो लिमिट इज इन अमाउंट, तो आप डिसीजन लेंगे पीवी रेशो के बेसिस पे। अगर आपको बोला 12,000 यूनिट ही सेल कर सकते तो लिमिट इज इन यूनिट, तो आप डिसीजन लेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के बेस पे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में आपको डिसीजन किसके बेस पे लेना है, लिमिटेड क्या है, यूनिट, तो डिसीजन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जिसका ज्यादा वही चूज करेंगे। तो कौन सा चूज करोगे, आप प्रोडक्ट बी चूज करोगे क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ज्यादा है। ये लाइन प्रॉपर लिख देना, क्या लिखोगे, प्रोडक्ट बी विल बी चूज्ड इन द फर्स्ट केस सिनेरियो एज बिकॉज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फ्रॉम बी इज हायर देन द ए। फिर बोला है सेल्स पोटेंशियल इन वैल्यू इज लिमिटेड। जैसे मैंने बोला था ना 12 लाख से ऊपर की नहीं कर सकते, वैल्यू में दिया हो तो कौन सेलेक्ट करेंगे आप, जिसका पीवी रेशियो ज्यादा। यहां तक तो हो गया फर्स्ट दो पॉइंट, तो इसी कॉस्ट शीट से हो गए। आगे क्या बोला है, रॉ मटेरियल इज इन शॉर्ट सप्लाई, सो व्हाट इज द लिमिटेड फैक्टर हेयर, कौन है लिमिटेड, रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल अगर लिमिटेड है तो भाई हमको चाहिए कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ लिमिटेड फैक्टर। कंट्रीब्यूशन है आपके पास में 55 और 69 पर केजी चाहिए। प्रोडक्ट ए को बनाने में कितना सामान लगता है, 2 किलो, और बी को 3 किलो, तो पर केजी निकल जाएगा 55/2 69/3। contribution per kg will be 27.5 rupees and here it is 23 रुपीज। अब अगर आपके पास में रॉ मटेरियल लिमिटेड है, यानी देखो आपके पास में ना बस इतना ही सामान है, इस सामान से मैं ए बनाऊं या बी बनाऊं ये डिसीजन मेरा है। तो मैं कौन सा बनाना चाहूंगी, मैं चाहूंगी कि ये मान लो कितने किलो है, 5 किलो है मान लो, ठीक है 5 किलो सामान है, तो मैं चाहती हूँ कि इस 5 किलो से मुझे ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन मिले। तो पर केजी जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा, आप वो प्रोडक्ट बनाना चूज कर लोगे। यहाँ पे कौन सा चूज हो जाएगा आपका, प्रोडक्ट नंबर ए, ठीक है। देन फोर्थ में क्या पूछ रहा है, प्रोडक्शन कैपेसिटी इज द लिमिटिंग फैक्टर। मशीन आवर्स, मशीन आवर्स अगर लिमिटेड है तो कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर निकालना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर 55 69, मशीन के घंटे कितने 3 hours and 2 hours, 3 और 2, so contribution per machine hour will be 18.33 rupees और यहां पे क्या आ रहा है, ये 34.5 रुपीज।
कौन सा चूज करोगे? पता है इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि 1 घंटे अगर मशीन ए चलती है तो 18 रुपए का कंट्रीब्यूशन लेकर आती है, और 1 घंटे अगर मशीन बी चलती है तो 34.5 रुपए का कंट्रीब्यूशन लेकर आती है। तो उस मशीन को 1 घंटा चलाओगे, किस पे लगाना पसंद करोगे, ए पे या बी पे? कॉमन सेंस से बी पे लगाएंगे हम, ताकि हमें कंट्रीब्यूशन ज्यादा मिले। ठीक है, तो ये चारों आपने बता दिए, ये चारों तो डिसीजन था। अब क्या बोला ये? अज्यूमिंग रॉ मटेरियल एज द की फैक्टर। रॉ मटेरियल की फैक्टर हम तो ये कर चुके ऑलरेडी, यही तो किया था कि रॉ मटेरियल जब की फैक्टर है यानी लिमिटिंग फैक्टर है, तो आपने कौन सा प्रोडक्ट चूज किया है? प्रोडक्ट ए चूज किया था। देख लो किया कि नहीं किया, इसमें किया है ना। अच्छा, तो आगे बोल, सोचो क्या बोल रहा है ये कह रहा है कि रॉ मटेरियल की फैक्टर है या लिमिटिंग फैक्टर है, और हमारे पास में ना केवल 10,000 किलो ही उपलब्ध है। आपके पास में पूरा रॉ मटेरियल केवल 10,000 kg ही अवेलेबल है, और आपने बोला था कि आप प्रोडक्ट ए बनाना पसंद करोगे। और क्या कह रहा है कि एक प्रोडक्ट कोई भी ले लो, चाहे ए लो चाहे बी लो, कैन नॉट बी सोल्ड मोर देन 3500 यूनिट। 3500 यूनिट से ज्यादा बेच ही नहीं पाओगे। तो जितना आप बेच पाओगे कॉमन सेंस से, उससे ज्यादा बनाना तो कोई मतलब नहीं है ना। तो कितना बनाना चाहोगे प्रोडक्ट ए? प्रोडक्ट ए आप 3500 यूनिट्स बनाना चाहोगे, आपने बोला। प्रोडक्ट ए की 1 यूनिट बनाने में कितने मटेरियल लग रहा था? 2 किलो। तो आपका कितना मटेरियल यूज हो गया प्रोडक्ट ए को बनाते बनाते? 7000 kg। 7000 किलो का सामान तो यूज हो गया। कितना बचा 10,000 में से? 3000 kg बनाए, सामान फेंक दो? नहीं। तो अगर आप सामान नहीं फेंकना चाहते हैं, प्रोडक्ट ए आपने कहा था ए और बी में से चूज करूंगा तो ए बनाऊंगा, क्यों ना बाकी बचे हुए से बी बना लिया जाए। डिमांड तो उसकी भी है 3500 यूनिट्स की, तो बना के सेल कर दो, वेस्ट क्यों करना। कॉस्ट ने कहीं हमें ये नहीं सिखाया कि कुछ भी वेस्ट करना है। तो ये 3000 kg से मैं प्रोडक्ट बी बनाना चाहूंगी। प्रोडक्ट बी की 1 यूनिट बनाने में 3 किलो लगता है, तो 3000 किलो से मैं कितनी यूनिट बना पाऊंगी? 1000 यूनिट्स। ठीक है, तो इसने क्या बोला? प्रोडक्ट मिक्स बताओ। मिक्स बता रही हूं मैं कि ए प्रोडक्ट तो बनाऊंगी 3500 यूनिट और बी बनाऊंगी 1000 यूनिट। और क्या बोल रहा है? प्रॉफिट निकाल कर दिखाओ। तो भाई प्रॉफिट निकाल कर दिखाएंगे इसको। कैसे निकलता है प्रॉफिट हमारा? एक नई टेबल बनाते हैं। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी। ए में आपने बोला कि आप इतनी यूनिट्स बनाना चाहते हो, बी में आपने बोला कि आप इतनी यूनिट्स बनाना चाहते हो, और आप प्रॉफिट निकालना चाहते हो। तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, तो आपके पास में आ जाएगा प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस पता है आपको? अच्छा देखो, आप क्या पता है आपको? दोनों का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता है, सीधा ही कर लो ना, इतना सारा करने की क्या जरूरत है। सेल करोगे फिर वेरिएबल कॉस्ट करोगे, सीधा करो। आप क्या करोगे यहाँ पे? यहाँ लिखो कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है इसका 55, इसका 69, मल्टीप्लाई करो, टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 192500 एंड 69,000 आ गया। लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या दे रखी है? फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है आपकी प्रोडक्ट ए की 5 रुपीज के हिसाब से और प्रोडक्ट बी की 10 रुपीज के हिसाब से। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है, पर याद करो फिक्स्ड कॉस्ट ना यूनिट से कोई मतलब नहीं होता। फिक्स्ड कॉस्ट को, फिक्स्ड कॉस्ट तो ऐसे लगती है कि इतने महीने की इतनी या साल भर की कितनी। अब क्या करें, अगर हमने यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर फिक्स्ड और वेरिएबल में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। तो आप ये मानो कि आप पूरे साल में मैक्सिमम, या साल या जो भी टाइम पीरियड उसमें मैक्सिमम कितनी यूनिट बना पाते हो। उसने क्या बोला कि चाहे ए बना लो चाहे बी बना लो, मैक्सिमम आप 3500 यूनिट ही बेच पाओगे। यानी आप इस ड्यूरेशन में जितने भी महीने या साल काम कर रहे हो, आप मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन करोगे? 3500 यूनिट का। तो हमें पर यूनिट इससे मल्टीप्लाई करके फिक्स कॉस्ट लेंगे ना, तो हिलेगी नहीं फिक्स कॉस्ट, क्योंकि
मैक्सिमम तो इतना ही प्रोडक्शन कर पाओगे। अगर मैं ये बोलूं कि आप कितना कर रहे हो, तब तो आप अपनी मर्जी से चले जाओगे। आप कहोगे 500 करना है, आप कहोगे 1000 करना है, आप कहोगे 1500 करना है। फिक्स्ड कॉस्ट को फिक्स्ड रखने के लिए मैंने क्या क्या किस यूनिट से मल्टीप्लाई करने की कोशिश की, वो यूनिट जो फिक्स्ड है। क्या फिक्स है कि आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी इतनी है, ना तो ये इससे ऊपर जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम शब्द का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा। तो आपकी 100% पे कैपेसिटी इतनी है ना, पर यूनिट को इससे मल्टीप्लाई करो, फिक्स्ड कॉस्ट एकदम फिक्स्ड रहेगी। प्रोडक्ट ए की क्या है 5 रुपीज और प्रोडक्ट बी की है 10 रुपीज। ठीक है, तो प्रोडक्ट ए की आपने किया 5 रुपीज से मल्टीप्लाई और प्रोडक्ट बी का किया 10 रुपीज से मल्टीप्लाई। अब आप चाहे प्रोडक्ट ए की 1000 यूनिट भी बना रहे हो, फिक्स्ड कॉस्ट तो यही रहेगी जो अभी मैं आंसर निकालने वाली हूं। फिक्स्ड कॉस्ट तो यही रहेगी 17,500 और बी के लिए रहेगी 35,000। चाहे 500 बनाओ, चाहे 1000 बनाओ, चाहे 2000 बनाओ, फिक्स्ड कॉस्ट विल बी फिक्स्ड। और ये क्या, अगर आपको सीधा कह देते ना कि फिक्स्ड कॉस्ट इज 17,500 तो और इजी हो जाता, पर इसने क्या किया, इसने आपको जानबूझ के उसको उल्टा बताया और ऐसे बोला कि है ना साल भर में मैक्सिमम 3500 यूनिट बन सकती है, क्यों ना मैं फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बता के बच्चों को कंफ्यूज कर दूं। तो उन्होंने आपको ऐसे करके बोला कि 17,500 बटे 3500, ऐसे बोला फिक्स कॉस्ट इज 5 रुपीज पर यूनिट। और आपने अगर एक्साइटेड होके बी वाले में 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया कि हम तो इतनी बना रहे हैं और इतनी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट का वजूद ही खत्म कर दिया। समझ गए? तो उस यूनिट से मल्टीप्लाई करो जो फिक्स रहती है। मैक्सिमम लिमिट या 100% लिमिट तो फिक्स ही रहेगी ना। अब आप कॉस्ट के एग्जाम में 100 से ज्यादा मार्क्स ला सकते हो क्या? नहीं आ सकते, ये फिक्स है। वैसे ही इसने बोला कि 3500 से ज्यादा यूनिट बिक ही नहीं सकती, ये फिक्स है। इससे मल्टीप्लाई करो, देन यू विल गेट टू नो द फिक्स्ड कॉस्ट, जो आपने निकाली है 17,500 और 35,000। प्रॉफिट निकालो और टोटल करो। Total profit will be 2,09,000। It is 175,000. Profit of A product, profit of B product is 34,000 and total is 209,000. मैक्सिमम प्रॉफिट जो आपको हर चीज की लिमिटेशन, पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन सब ध्यान में रखने के बाद आपने बेस्ट ये बताया सामने वाली कंपनी को कि देखो कंपनी, तुम प्रोडक्ट ए की 3500 यूनिट बना लो, प्रोडक्ट बी की 1000 बना लो और उनको बेच दो। ये एकमात्र सिचुएशन ऐसी है जिसमें तुम्हें सबसे ज्यादा फायदा नजर आएगा। ठीक है, इसी के जैसा एक और सेम क्वेश्चन करें ताकि आपकी डबल प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद में फिर एक और क्वेश्चन करेंगे। इस इलस्ट्रेशन के नंबर 11 के साथ आपकी कॉस्ट पेपर नंबर 8 का मेरी तरफ से मार्जिनल कंप्लीट हो गया है। आपको करना यह है कि आपकी तरफ से आप एक बार उन 15 इलस्ट्रेशन को गौर से देख कर आइएगा, ताकि कुछ रहता है तो आप वापस पूछ लें। ये क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है और इवन पहले वाले से छोटा है, क्योंकि इसमें पार्ट बी है ही नहीं, सिर्फ कमेंट ही करना है। तो ये आप करके लाएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 4, ये आपकी एमए की बुक का है। इसको आपको मिलेगा मार्जिनल कॉस्टिंग फर्स्ट वाले पार्ट में। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कल आपके पास होना चाहिए। देन आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 1 के जैसा।
कॉस्ट के इलस्ट्रेशन नंबर 1 के जैसा इलस्ट्रेशन नंबर 4, ये एमए की बुक का है, सेकंड वाली यूनिट का है, पेज नंबर आप लोग देख लीजिएगा क्या है और शुरू कीजिए। हमने किया था इसके जैसा, कॉस्ट में इलस्ट्रेशन फर्स्ट किया था वो इसी के जैसा था। ये इलस्ट्रेशन नंबर 4 एमए मार्जिनल कॉस्टिंग सेकेंड यूनिट का 4th इलस्ट्रेशन है, निकाल लीजिए। ABC Limited has production capacity of 5 lakh units per annum and its full capacity. अगर 100% पे काम करता है तो कितना बनाता है? 5 लाख यूनिट। कॉस्ट स्ट्रक्चर है वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन वाली, सेलिंग वाली, फिक्स्ड प्रोडक्शन वाली, फिक्स्ड सेलिंग वाली। फिर आपको दे रखा है कि भाई कंपनी अपने 80% कैपेसिटी पे ही काम कर रही है, ऐसे ऐसे काम कर रही है कि इतना बनाया, इतना सेल किया, इतना उसके पास में ओपनिंग स्टॉक था। Fixed production expenses are absorbed on the basis of capacity and fixed selling expenses are recovered on the basis of period। ठीक है, तो अभी पहले हम करेंगे एब्जॉर्प्शन से, फिर करेंगे मार्जिनल से। ठीक है, एब्जॉर्प्शन का आपको बहुत बेसिक फॉर्मूला क्या बताया गया है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से जब प्रॉफिट चाहिए होता है तो कैसे आता है? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, है ना। तो मैं क्या करती हूं, ए हेडिंग डालती हूं सेल्स। ठीक है, कितना सेल किया देखो क्वेश्चन में, 3,87,500 यूनिट 64 रुपए के हिसाब से लिख दीजिए। 3,87,500 यूनिट 64 रुपए के हिसाब से 248 5 टाइम्स 0 सेल्स आ गया। बी विल बी कॉस्ट ऑफ सेल्स। कैसे आएगा? सबसे पहले दिया गया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वेरिएबल और फिक्स्ड। देखो क्या दिया है, वेरिएबल ₹32 पर यूनिट। किस पे लगता है ये? जितनी आपने बनाई है उस पे ही लगेगा ना। कितनी बनाई है? 4 लाख यूनिट्स आपने बनाई है, 32 रुपए के हिसाब से आपके पैसे लग रहे हैं। 4 लाख इंटू 32 रुपए, 1285 टाइम्स 0। नाउ द फिक्स्ड अमाउंट जो अब्सॉर्ब की, देखो क्वेश्चन ने खुद ने बोला है, क्या बोला है कि फिक्स्ड प्रोडक्शन एक्सपेंसेस आर अब्सॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी। यानी अगर 100% पे 30 लाख था तो 80% पे कितना होगा? अगर 100% पे 30 लाख था तो अभी तो आप 80% कैपेसिटी पे काम कर रहे हो, तो आपने कितना यूज कर लिया? कैसे निकलता है ये? 24 लाख। केवल इतना ही ऐड किया है कोस्ट शीट में, जबकि लगा 30 लाख है, तो आपने अंडर एब्जॉर्प्शन किया। कितना? अंडर एब्जॉर्ब्ड इज 6 लाख। अब आपको मैंने सिखाया हुआ है कि ओवर एब्जॉर्ब्ड और अंडर एब्जॉर्ब में क्या करते हैं और क्यों करते हैं। ठीक है, अंडर एब्जॉर्ब में प्लस करते हैं, ओवर एब्जॉर्ब में माइनस करते हैं, पर करते कब है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद। ठीक है, फिक्स्ड वाला मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अमाउंट, ये आपने निकाली 24 लाख। एब्जॉर्ब्ड वाली लिखेंगे ना कॉस्ट शीट में, तो एब्जॉर्ब का मतलब ही यही था जो कॉस्ट शीट में लिख रहे हो आप। कॉस्ट शीट में आपने लिखा इतना, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ये 1,52,00,000। आगे के फॉर्मेट में प्लस करो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस करो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्या आपके पास में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है क्वेश्चन? बिल्कुल है, 50,000 यूनिट्स दे रखा है। भाई 50,000 यूनिट्स देने से क्या होता है? कितने की थी ये? देखो प्रोडक्शन पिछली साल किया होगा, उसमें से कुछ बच गया होगा, वो उठा के इस साल ले आए, ओपनिंग स्टॉक बन गया। यानी इसको बनाने में क्या खर्चा आया? जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है यही पिछली बार आई होगी। आप ये मानते हुए ओपनिंग स्टॉक की कैलकुलेशन करते हैं कैसे? वर्किंग नोट नंबर 1,
कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू। ठीक है, अगर इस बार मैंने 4 लाख यूनिट बनाई और उनको बनाने में मेरा खर्चा आया 1,52,00,000, तो पिछली बार वाली 50,000 का क्या खर्चा पड़ा होगा, ऐसा अंदाजा लगाना क्या मुश्किल है क्या? नहीं है ना? तो लगा के देखो, जिसके लिए निकालना है उसे ऊपर, जिसके लिए दिया गया है उसे नीचे, मल्टीप्लाई दिस। आपके पास में ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू आई 19 लाख। एनी डाउट टिल हेयर? नहीं तो आप यहां पे लिखिए प्लस 19 लाख, माइनस करना चाह रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक। देखो क्वेश्चन में कहीं दिया है या निकाला जा सकता है? प्रोडक्शन दिया है, सेल्स दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, भाई क्वेश्चन ने सीधे सीधे तो हमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया, पर क्या हम निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। ओपनिंग स्टॉक 50,000, यानी साल के शुरू में आपके पास में 50,000 यूनिट थी, फिर आपने 4 लाख और बना ली, तो आपके पास 4.5 लाख हो गई। उसमें से आप सेल कर चुके हैं 387,500, तो आपके पास में इस बार कितनी हाथ में रही? 62500 यूनिट्स। इसका भी आपको वर्किंग नोट बनाना है। 62500 यूनिट्स अगर मैं बनवाऊं तो कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल्स, 62500 यूनिट्स। और वैल्यू में करना चाहूं तो देखो इस बार मैंने 4 लाख बनाई, उन 4 लाख को बनाने में खर्चा आया 1,52,00,000 का, तो जो बच गई 62,500 उनका खर्चा कितना है? बहुत इजी, 62500 डिवाइडेड बाय 4 लाख मल्टीप्लाई बाय दिस। रुपीज 2375000, दिस इज यू हैव गॉट क्लोजिंग स्टॉक। लिख दीजिए 2375000, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ये वाला ट्रीटमेंट करने के बाद हमारे पास में आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कर लीजिए, $1472500 ये आ रहा है क्या सबका? अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या ऐड करते थे कि कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाता था? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करते थे, पर यहां एक और चीज जो आप भूल ना जाएं, प्लस माइनस रिकवरी, अंडर रिकवरी है या ओवर रिकवरी है? यहां पे अंडर रिकवरी थी 6 लाख से, तो मैं उसको प्लस कर रही हूं 6 लाख अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स। 1472500 plus 6 lakh, it is 1532500 प्लस करना चाहते हैं हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, वेरिएबल एंड फिक्स्ड। ठीक है, आ जाइए। वेरिएबल 9.6 रुपीज पर यूनिट। देखो सेलिंग एक्सपेंसेस अगर वेरिएबल है तो किन यूनिट्स पे लगता है? जितनी बनाई उन पे या जितनी सेल की उन पे? सेलिंग एक्सपेंसेस सेल की उन पे। कितनी सेल की? 387,500 आपने सेल की थी इस बार, है ना? 387,500 मल्टीप्लाई 9.6, तो वेरिएबल खर्चा आ रहा है 3724 टाइम्स 0, और फिक्स्ड कितना है? फिक्स देख लीजिए 20 लाख आपके पूरे साल का फिक्स है, ईयर एंडिंग 31 मार्च है, और इनका अब्जॉर्प्शन भी ऐसे होता है पीरियड के हिसाब से। 12 महीने का कितना बनता है और कितना लगा? बनता भी 20 लाख है, आपने जोड़ा भी 20 लाख, क्योंकि इसने क्या कहा कि यू हैव रिकवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। पर एनम का आपने रिकवर कर लिया है, पर एनम का ही तो लगा था 20 लाख, उतना रिकवर हो गया। ठीक है, तो सेलिंग में ना तो अंडर रिकवरी है ना ही ओवर रिकवरी है, सीधा सीधा 20 लाख लिख दीजिए।
एंड नाउ यू गॉट कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आई बताओ? इतनी आ रही है क्या सबकी? पॉइंट बी आपको मिल गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। नाउ कैलकुलेट प्रॉफिट ए माइनस बी। ए इज सेल्स जो थी 2485 टाइम्स 0 माइनस करना चाह रहे हैं आप ये, तो आपको मिला प्रॉफिट इतना। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो जाएगा ये। रिपीट कर दूं एक बार इसका फॉर्मेट। देखिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का फॉर्मेट क्या होता है, प्रॉफिट ही निकालना है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेल्स एक तरफ निकल जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स एक तरफ। कॉस्ट ऑफ सेल्स का ट्रीटमेंट कैसे मतलब निकालेंगे कैसे? वही पुरानी वाली हमारी ट्रेडिशनल कॉस्ट शीट जो हमने सीखी हुई है, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐसा करके। अब इतना लंबा आपसे पूछेगा नहीं, आपको जनरली क्वेश्चन दे देगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देगा वेरिएबल, जितनी यूनिट बनाई उससे मल्टीप्लाई करो और लिख दो, ठीक है। फिक्स्ड वाली एब्जॉर्ब कितनी की उतनी लिखनी है ना, क्योंकि एब्जॉर्ब करने का मतलब यही है कि कॉस्ट शीट में उतना लिखना है, जितना एब्जॉर्ब किया उतना लिख दो, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। दूसरी तरफ क्या करना, जैसे ही आपके पास में एब्जॉर्ब वाले की वैल्यू आए और एक्चुअल वाले की वैल्यू आए, दोनों को कंपेयर करके ना ओवर रिकवरी अंडर रिकवरी निकाल कर रख लेना, आगे काम आएगा सीओजीएस के बाद, ठीक है। अभी कहां तक पहुंचे आप? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक। प्लस माइनस करो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। आपके पास में आ गया सीओजीएस। सीओजीएस आते ही आपको पहला काम अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी का ट्रीटमेंट करना है, फिर आप करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को ऐड, आपको मिल जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। लास्ट में आप सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स का डिफरेंस निकाल देंगे, दैट वुड बी द प्रॉफिट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने के चांस भी है। होपफुली अब आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाली जो कॉस्ट शीट है उसे बना लो, ठीक है। अगर एब्जॉर्प्शन वाली आ गई तो मार्जिनल में तो कुछ नहीं है, मार्जिनल इज वेरी सिंपल। देखो मार्जिनल का फॉर्मेट आपको अच्छे से आता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और मिल जाता है आपको कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अब मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से सबसे पहले सेल्स लिख दो, सेल्स में तो कोई चेंज आएगा नहीं, लिख दीजिए। सेल्स कितनी थी? 2485 टाइम्स 0 लेस वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। लेस करना चाहते हैं वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, तो ये थी आपकी 1285 टाइम्स 0, 1285 टाइम्स 0, ओके। ये आपकी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है। और अब आपको प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर क्या करना होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस करना होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना होता है। तो क्यों ना हम ये एक तरफ कर लें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाला कैलकुलेशन एक तरफ करके फिर सीधा लेस कर देंगे। क्या करो, वेरिएबल वाली लिखो, कितनी है? 1285 टाइम्स 0, है ना, लिख दीजिए 1285 टाइम्स 0 प्लस करो ओपनिंग स्टॉक माइनस करो क्लोजिंग स्टॉक। इनको वैल्यू किस पे करना है? यही फर्क है एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल में, एब्जॉर्प्शन में तो वेरिएबल प्लस फिक्स दोनों मिला के आप इनकी वैल्यू निकालते थे, पर मार्जिनल में केवल वेरिएबल वाली से वैल्यू निकल जाएगी। ओपनिंग स्टॉक था 50,000 यूनिट और ये था 62500 यूनिट्स, तो मैं निकालती हूँ वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक। 50,000 के लिए कितना, अगर 4 लाख के लिए इतना है, 165 टाइम्स 0, 62,500 के लिए कितना, अगर 4 लाख के लिए इतना है, ये आया ये। अब मैं इसकी कैलकुलेशन क्या आई मेरे पास में, इतनी कॉस्ट है, इसमें प्लस किया मैंने ये, माइनस किया मैंने ये, मेरे पास में आ रहा है 1245 टाइम्स 0। इसको मैं लेस कर देती हूँ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नाम से। आप ये कैलकुलेशन वर्किंग नोट में दिखा सकते हो, कितनी आई आपके पास में,
4 5 टाइम्स 0। और वेरिएबल कॉस्ट होगी आपके पास में सेल्स वाली, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कितनी थी ये भी निकाली हुई है आपकी, 3724 टाइम्स 0 है ना, 3724 टाइम्स 0। तो ये आपके पास में आया कंट्रीब्यूशन, माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, पहले कंट्रीब्यूशन निकाल देते हैं, 8684 टाइम्स 0 लेस करूंगी फिक्स्ड कॉस्ट। यहां पे फिक्स्ड कॉस्ट का एब्जॉर्प्शन का कोई लेना देना नहीं होता है, पूरी की पूरी आप लिख दो बस। कितनी लिख दोगे आप? पूरी की पूरी 30 लाख ये और 20 लाख ये, दोनों फिक्स्ड कॉस्ट मिला के आया आपके पास में 50 लाख। ये लिख दीजिए 50 लाख। तो प्रॉफिट कितना आ गया? 3684 टाइम्स 0। ये आपका आया है प्रॉफिट, ठीक है, ये देखिए डन। हमें मार्जिनल कॉस्टिंग में एब्जॉर्प्शन का मतलब होता तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अलग नाम क्यों होता? सही बात है ना, मार्जिनल कॉस्टिंग में एब्जॉर्प्शन वाला कुछ देखना ही नहीं है। अगर लगता है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया और हमें डर लग रहा है तो पहले मार्जिनल वाला कर लो, वो ज्यादा इजी है, फिर एब्जॉर्प्शन वाला कर लेना। बाकी मुझे लगता नहीं कि अब आपको दोनों में कोई भी तरह की तकलीफ होगी। इस तरीके से दोनों की स्टेटमेंट बनेगी और तरीका यही फॉलो करना है, चाहे लिख लो, पहले वेरिएबल कॉस्ट इस तरीके से निकाल लेना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद में वेरिएबल कॉस्ट सेलिंग कॉस्ट आ जाएगी। ये तो आप मानते हो ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपको प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करना होता है, तो क्यों ना उसका एक वर्किंग नोट बना के अलग से कर लिया जाए। वैसे ही सेलिंग वाली निकाल लेंगे, लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट का कोई झंझट ही नहीं है, पूरा प्रॉफिट आ गया। मैं एक बार आपको दोनों फॉर्मेट दिखा रही हूँ, वो दोनों फॉर्मेट देख लीजिए और उसके बाद में ये क्वेश्चन में किसी तरह की मिस्टेक will not be tolerated. Okay, this is absorption costing, sales minus cost of sales, this is marginal costing. Now with illustration number 4 of MA, ठीक है, ये आपको, ये शायद सेकेंड यूनिट में नहीं फर्स्ट यूनिट में होगा, नहीं मिला तो आप चेक कर लेना, फर्स्ट यूनिट का होगा। देखो आप क्वेश्चन को मैच कर लिया करो जिसका भी, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 देख लेना, फर्स्ट यूनिट का हो तो फर्स्ट से देख लेना। फिर इसके साथ मेरी तरफ से आपका क्या क्या कंप्लीट हो गया वो देख लो, सुन लो मेरी बात। एमए की मार्जिनल का फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुका है। आप क्या करेंगे, चेक करके आएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 2 है वो नहीं करना है क्योंकि उसके अंदर मिस्टेक है, क्वेश्चन में डेटा पूरा नहीं है। ध्यान से सुन ली बात। कॉस्ट में मार्जिनल कॉस्टिंग के 15 इलस्ट्रेशन मैंने आपको करवाए हैं। अब आपको एमए और कॉस्ट में किसी तरह की कोई समस्या हो तो आपके पास में आज का दिन है, आराम से घर पे करो, जो प्रॉब्लम आए वो पूछ लेना, ठीक है। डन। एक आपके लिए ये होमवर्क था, ये मार्जिनल कॉस्टिंग के कौन से पार्ट का है देख लेना, इलस्ट्रेशन नंबर 4। दोनों इलस्ट्रेशन 4 करने हैं, चाहे वो फर्स्ट वाले पार्ट का हो चाहे सेकंड वाले पार्ट का हो। कल आपका ये किया हुआ होना चाहिए और उतना अभी तक का आपकी तरफ से भी क्लियर होना चाहिए जो मेरी तरफ से अभी तक क्लियर हुआ है। दैट्स इट, सी यू टुमारो।